वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल से रिलेटेड और इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस नॉवेल का, जो कि लिखा है द ग्रेट नॉवेलिस्ट वुमेन नॉवेलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एरा, दैट इज जेन ऑस्टिन। तो जेन ऑस्टिन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है। जेन ऑस्टिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं एज अ नॉवेलिस्ट, तो वो डोमेस्टिक नॉवेल्स के लिए फेमस हैं। जिस तरीके से डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, डोमेस्टिक जो एक सिनेरियो होता है किसी फैमिली का, उसको रिप्रेजेंट करा है अपनी नॉवेल्स में। और उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जो डे टू डे का रूटीन होता है, स्ट्रगल होता है, जो सफरिंग्स होती हैं, और उसके साथ साथ उनका जो एक एम्बिशियस जो क्वालिटी होती है या एम्बिशियस जो पर्सनैलिटी होती है मिडिल क्लास फैमिली की, डोमेस्टिक डे टू डे रूटीन में बिजी होते हैं, उसके बारे में अपने नॉवेल्स में बात करी है। उसी सीरीज में प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल के बारे में आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस नॉवेल से रिलेटेड जान लेते हैं। तो ये नॉवेल जो है, जेन ऑस्टिन बिगेन राइटिंग फर्स्ट इम्प्रेशन द नॉवेल वी नो टुडे एज प्राइड एंड प्रेजुडिस। सबसे पहले अगर इस नॉवेल की बात करते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस की, तो इसको जो लिखना स्टार्ट किया था जेन ऑस्टिन ने, वो फर्स्ट इम्प्रेशन के नाम से लिखना स्टार्ट किया था। और इसको जो नाम दिया था वो फर्स्ट इम्प्रेशन था। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इन अक्टूबर 1796 एट द एज ऑफ 20 साल की उम्र में, 20 इनकी एज थी जेन ऑस्टिन की, जब उन्होंने फर्स्ट इंप्रेशन के नेम से इस नॉवेल को लिखना स्टार्ट किया। अक्टूबर 1796 वाज द ईयर। और इस नॉवेल को जो उन्होंने कंप्लीट किया वो अगस्त 1796 में किया था। मींस मंथली जो था 10 मंथ का इनको पूरा कंप्लीट करने में इस नॉवेल को लगा। तो ये था कि 10 मंथ में उन्होंने इस नॉवेल को लिखा, जिसका उन्होंने पहले टाइटल जो दिया था जब इसको लिखना स्टार्ट किया था वो था फर्स्ट इंप्रेशन। बाद में इसका नाम जो पड़ा वो प्राइड एंड प्रेजुडिस पड़ा। इसके साथ है प्राइड एंड प्रेजुडिस रोमांटिक नॉवेल है, जो कि जेन ऑस्टिन ने लिखा हुआ है। एनोनिमसली इसको पब्लिश किया गया था 3 वॉल्यूम्स में 1813 में। देखिए, बहुत टाइम बाद इसको कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा था, क्योंकि जेन ऑस्टिन ने जब ये नॉवेल लिखा, इसको जो नाम दिया, तो इसको जो पब्लिश करने के लिए कोई भी पब्लिशर जो था, वो प्रिंटिंग प्रेस वाला कोई तैयार नहीं हुआ। और इस नॉवेल को जो पहला पब्लिशर मिला, वो 3 वॉल्यूम्स में इसको पब्लिश कराना था। वो था ईयर 1813 का। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखो, 15 से 16 ईयर का जो टाइम लगा इस नॉवेल को पब्लिश होने में। जब ये लिखा गया था 1796 में, ये कंप्लीट लिखना स्टार्ट हुआ, 1797 में ये कंप्लीट हो गया था, और 1813 इसको टाइम लगा इसको फर्स्ट पब्लिशन के लिए। और ये पब्लिश किससे हुआ? एनोनिमसली हुआ। मीन्स जेन ऑस्टिन का कहीं भी जिक्र नहीं था इस नॉवेल को पब्लिश कराने के वक्त। जब ये पब्लिश हुआ तो पब्लिशर ने एक कंडीशन रखी थी कि मैं आपके नाम से नहीं पब्लिश करूंगा इसको। और इसको क्या नाम दिया गया था? द पेज The title page credited with the novel the author of the Sense and Sensibility। इससे पहले इनकी नॉवेल जो थी सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 में पब्लिश हो जा चुकी थी। 1811, ये ध्यान दीजिएगा। उसी के नेम के बिहाफ पे इस नॉवेल को पब्लिश कराया गया कि फ्रॉम द ऑथर ऑफ द सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी एक अच्छी खासी नॉवेल थी, उस टाइम में पॉपुलराइज हो चुकी थी, और वही को कहीं ना कहीं एक तरीके से जो नाम दिया गया कि जेन ऑस्टिन को कोई नहीं जानता है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी को जानते हैं लोग, उस नॉवेल को जानते हैं, उसको पढ़ा हुआ है, तो उसके ऑथर को बस वहां पे रखा गया कि द ऑथर ऑफ द सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो ये आप जब इसका पेज देखोगे, क्रेडिट जो पेज होता है, टाइटल का जो पेज होता है, वहां पे इसमें जेन ऑस्टिन के नेम का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, 1813 में इसको पब्लिश कराया गया था। आगे बात करते हैं। द नॉवेल ओपन्स विद वन ऑफ द मोस्ट famous line in English literature. It is truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of wife। तो ये ओपनिंग लाइन है इस नॉवेल की। इस नॉवेल की ओपनिंग लाइन से ही आप समझ सकते हो कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा। जेन ऑस्टिन ने किस टॉपिक पे बात करने की कोशिश की है, किस टॉपिक को पिक किया हुआ है, जो एक लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब लोअर मिडिल क्लास में किस तरीके से शादी, मैरिज जो होती है, अगर गर्ल्स या लड़कियां होती हैं, फीमेल हैं, तो वहां पे गर्ल्स हैं, तो वहां पे उनकी शादी का जो एक तरीके से प्रेशर रहता है पेरेंट्स के ऊपर, उसको पिक करते हुए ये बात उन्होंने कही है। और इसकी लाइन है, इट इज ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज। जो इंसान, ये मतलब ये सर्वविदित है या आपको सर्वज्ञात है, यूनिवर्सली इसको एक्नॉलेज किया गया है कि अगर एक सिंगल
मैन है और उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, तो वो उसको क्या होती है, अब क्या तलाश होती है, एक अच्छी वाइफ। मतलब अब शादी उसका मेन पर्पज होता है कि मैं शादी अब करूं, मुझे एक अच्छी वाइफ मिले। तो ये है इसका ओपनिंग लाइन इस नॉवेल का। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछ सकता है कि विच वन इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। अगला है, Jane Austen revised the manuscript of First Impression in 1811-12, changing its title to Pride and Prejudice। अब देखिए 1811 और 1812 में इसको रिवाइज किया था इसके मैन्युस्क्रिप्ट को, और फर्स्ट इंप्रेशन जिसको इन्होंने पहले लिखने के टाइम पे टाइटल दिया था फर्स्ट इंप्रेशन इस नॉवेल का, बट जब इसको 1811-12 में इसको रिवाइज किया तो क्या नाम दिया इसको, प्राइड एंड प्रिजुडिस। प्राइड एंड प्रिजुडिस, प्राइड किसका होता है, जो इसका मेन कैरेक्टर होता है, मेल कैरेक्टर है डार्सी, उसका प्राइज है, और जो फीमेल कैरेक्टर है एलिजाबेथ बेनेट, उसका ये यहाँ पे प्रिजुडिस। इन दोनों कैरेक्टर के बीच की यहाँ पे बातें हुई हैं। इन दोनों का जो प्राइड है, क्या वो सोचता है अपने बारे में, वो एक अच्छा खासा वेल्दी मैन है, वेल्दी सिंगल मैन है, और प्रिजुडिस की एलिजाबेथ बहुत ही सिंपल, बहुत ही एक अच्छी डिसेंट लड़की हुआ करती है, और वो किस तरीके से डार्सी के लेके प्रिजुडिस होती है, उनका पूर्वानुमान क्या होता है डार्सी को लेकर के, ये बहुत हॉटी होगा, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से पॉम्प एंड शो करता होगा अपनी वेल्थ को लेकर के, अपनी पर्सनालिटी को लेकर के, अपनी रेपुटेशन को लेकर के। तो ये सिचुएशन थी इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। आगे है, इट इज अ क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिटन विद द इंटेंसिव विट एंड सुपर्ब कैरेक्टर डिलिनेशन। दिस नॉवेल सेंटर्स ऑन द ग्रोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एलिजाबेथ बेनेट, द डॉटर ऑफ द कंट्री जेंटलमैन, एंड द फिट्जविलियम डार्सी, अ रिच एरिस्टोक्रेटिक लैंडओनर। तो ये क्या है, ये ग्रोइंग रिलेशनशिप जो है, एक दूसरे का जो पहले बिल्कुल नापसंद करते हुए एक दूसरे का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ एलिजाबेथ बेनेट का, जो एक डॉटर है कंट्रीमैन की, और डार्सी है जो फिट्जविलियम डार्सी, एक रिच एरिस्टोक्रेटिक लैंड ओनर है। इन दोनों के रिलेशनशिप से ही ये नॉवेल स्टार्ट होता है। दोनों की जो स्टार्टिंग की रिलेशनशिप होती है, जो एक अच्छी खासी रिलेशनशिप नहीं रहती, बाद में किस तरीके से वो डेवलप करता है, तो पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड ऑन है। उसके बारे में अभी हमने बात की, और आगे हम इसका समरी भी डिस्कस करेंगे। इश्यू ऑफ क्लास, मनी, मैरिज आर द सेंट्रल ऑफ ऑस्टिन्स नॉवेल। जेन ऑस्टिन की आप जितनी भी नॉवेल्स देखोगे, जेन ऑस्टिन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, या आप यहाँ पे एमा है, प्राइड एंड प्रेजुडिस है, ये नॉवेल्स मोस्टली जो उन्होंने डिस्कस करा हुआ है, क्लास क्या इश्यूज डिस्कस किया है, मतलब मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के इश्यूज को, या रिच फैमिली के इश्यूज को डिस्कस करा हुआ है। क्या कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं दोनों के बीच में, जहाँ पे दो क्लासेस, दो फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास होती है, एक अपर मिडिल क्लास होता है, या रिच फैमिली होती है। इसके साथ ही साथ मनी एंड मैरिज, मैरिज का भी प्रॉब्लम डिस्कस करा है इन्होंने अपने मोस्टली नॉवेल्स में। Contemporary women had limited choices in life and generally needed to make practical, decorous decisions about their future। जो women's होती हैं, contemporary women's हैं उनके टाइम की, जब रोमांटिक एरा का टाइम था, तो मिडिल क्लास के women's का क्या सिचुएशन हुआ करता था, उनके पास लाइफ में लिमिटेड चॉइसेस हुआ करती थी, वो बहुत ज़्यादा अपनी चॉइसेस को लेकर के बहुत ही इंडिपेंडेंट नहीं हुआ करती थी, और जनरली जो उनका डिसीजन हुआ करता था वो उनके फ्यूचर के लिए हुआ करता था कि सेटल्ड होना है, एक अच्छी शादी होनी है, एक अच्छी फैमिली में शादी करके जाना है। ये एक तरीके का लिमिटेड चॉइसेस के साथ में मिडिल क्लास वुमेन्स कंटेम्प्रेरी सोसाइटी ऑफ द रोमांटिक एरा ऑफ द जेन ऑस्टिन ये यहाँ पे अपनी लाइफ को जीती थी, अपनी लाइफ को यहाँ पे पास करती थी। नेक्स्ट वन वी हैव अबाउट दिस नॉवेल, द ऑथर्स स्टाइल इज डेलिकेटली आयरनिक and her skillful use of free and direct speech subtly draws the readers into sharing the character's perspective। तो बहुत ही एक सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज में ये इन्होंने अपने नॉवेल्स को लिखा गया है। एक कन्वर्सेशन का जो आप देखोगे वो आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और आप अपनी जो कंडीशंस होती हैं या अपनी जो फीलिंग्स होती हैं वो आप कहीं ना कहीं इंक्लाइन करते हो, आप कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करते हो, जो इन्होंने कैरेक्टर्स और उनके सिचुएशंस को डिस्कस करा हुआ है अपनी नॉवेल में। आगे है इंपॉर्टेंट, हम इसके कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर हम आपको इसकी समरी डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर है हमारा, सबसे पहले जेन बेनेट की बात करते हैं। शी इज द एल्डेस्ट ऑफ द बेनेट सिस्टर एंड द मॉडेस्ट एंड काइंड। बहुत ही एक अच्छी लेडी होती हैं जेन जो बेनेट होती हैं। इसके बाद है एलिजाबेथ बेनेट की बात करते हैं, ये फीमेल प्रोटोगनिस्ट हैं। अगर हेरोइन की बात करते हैं जेन ऑस्टिन के इस नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस की, जो वो है हमारी एलिजाबेथ बेनेट। एंड मैरी बेनेट की बात करते हैं, शी इज द थर्ड डॉटर ऑफ द मिस्टर बेनेट। शी इज बुकिश, पॉम्पस एंड प्लेन।
आगे है लीडिया एंड किटी बेनेट, ये दोनों मतलब ओवरऑल 5 डॉटर्स होती हैं मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट की। तो इन सबके नेम यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे ये पांचों डॉटर्स हैं, लीडिया, किटी, मैरी, जेन एंड बेनेट। और मिस्टर बेनेट है द पैट्रियार्क ऑफ द फैमिली, ही लव्स हिज एल्डेस्ट डॉटर एलिजाबेथ एंड जेन। मिसेस बेनेट जो एक थोड़ी सी एक जो लेडी होती है मैट्रियार्क ऑफ द फैमिली, एंड शी इज नोन टू हैव हाई एम्बिशंस फॉर हर डॉटर्स मैरिज। मतलब इनका सिर्फ एक मोटो है इनकी लाइफ में कि इनकी बेटियों की शादी वेल्दी मैन से हो, चाहे वो कैरेक्टरलेस हो या गुड कैरेक्टर का हो, बट उसके पास पैसा होना चाहिए। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच शी कीप्स इन हर माइंड अबाउट दियर डॉटर्स। आगे है चार्ल्स बिंगले की बात करते हैं। जेम्स का स्वेटर होता है, ये लवर होता है, एक वेल्दी मैन है नीदरफील्ड स्टेट का, एंड ही इज एज जेंटल एंड काइंड मैन हु हैज अ प्लीजेंट कॉन्टेंस। तो जेन बेनेट के ये लवर होते हैं चार्ल्स बिंगले। फिट्ज विलियम डार्सी की बात करिए तो इन्होंने ये क्या है, मेल प्रोटैगनिस्ट हैं, हीरो हैं इस नॉवेल के। साथ ही साथ लॉर्ड विगहम है, ही इज वन ऑफ द सूटर ऑफ द एलिजाबेथ एंड इज एज एन अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग जेंटलमैन। ये भी एक लवर होते हैं एलिजाबेथ के, बट बाद में इनका जो लॉर्ड विगहम है, इनका जो होता है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, चार्मिंग पर्सनालिटी है। इसके साथ साथ कुछ और माइनर जो कैरेक्टर्स की बात करते हैं, यहाँ पे शैलेट लुकस, हर पेरेंट्स, एडवर्ड गार्डिनर, जॉर्जिना who is Darcy's sister, Carolina, and who's a host. These are the other minor characters involved in this novel of Jane Austen, that is Pride and Prejudice. आगे हम बात करते हैं Pride and Prejudice की समरी की। अगर हम बात करते हैं तो समरी में है हमारा ये जो नॉवेल है ओपनी बेसिकली जो ओपन होता है, ये मिस्टर बिंगले जो होते हैं, जो जेन बेनेट के लवर होते हैं, यहाँ पे जेन ऑस्टिन बार बार आ रहा है, जेन बेनेट के लवर होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं कंट्री में टू लुक फॉर अ ब्राइड, मीन्स एक दुल्हन की तलाश में, एक लड़की की तलाश में आते हैं कि मुझे शादी करनी है। और वहाँ पे मिसेस जो बेनेट होती हैं वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि मेरे यहाँ तो 5 डॉटर्स हैं, मीन्स आई हैव 5 डॉटर्स एंड दे ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। तो किसी न किसी एक को तो मैं इसकी शादी करा ही दूंगी मिस्टर बिंगले से। तो यहाँ पे क्योंकि वो वेल्दी भी होता है तो इसलिए और ज्यादा वो थ्रिल्ड होती है कि पास में ही उनके पड़ोस में एक ऐसा लड़का आया हुआ है, एक ऐसा ग्रूम आया हुआ है जिससे वो अपनी बेटी की शादी करा सकती हैं। तो वहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जो मिस्टर बिंगले ऑर्गेनाइज करते हैं अपने स्टेट में, और वो अपने आस पड़ोस के लोगों को सबको इनवाइटेड करते हैं, वहाँ पे बुलाते हैं कि आप सब आइए। और उसमें क्या होता है, जेन और मिस्टर बिंगले जब मिलते हैं एक दूसरे से तो वो एक दूसरे को ही इमीडिएट उनका जो अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के लिए होता है और दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, एक दूसरे से इनका जो होता है बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं मिस्टर बिंगले और जेन बेनेट जो कि मिसेस बेनेट की एल्डर डॉटर होती हैं। हाउएवर एलिजाबेथ एंड डार्सी डोंट मीट इन अ वेरी कॉर्डियल मैनर। उसी पार्टी में जो बॉल ऑर्गेनाइज किया जाता है मिस्टर बिंगले के थ्रू, उसी पार्टी में एलिजाबेथ बेनेट जो सेकंड डॉटर है, हीरोइन है इस नॉवेल की, और जो डार्सी है फिट्ज विलियम डार्सी जो फ्रेंड होते हैं मिस्टर बिंगले के, वो भी आते हैं और दोनों मिलते हैं एलिजाबेथ एंड डार्सी। बट दोनों बहुत इनका जो पहली इनकी मीटिंग होती है, पहला मुलाकात जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं जाता है, बहुत कॉर्डियल मैनर में नहीं जाता है, और दोनों के बीच में एक तरीके से प्राइड एंड प्रेजुडिस की जो सिचुएशन होती है वो क्रिएट हो जाती है। प्राइड मीन्स लगता है इसको, जो एक होता है कि ये होता है कि इस चीज की पर्सनालिटी, क्योंकि डार्सी जो होता है, फिर विलियम डार्सी जो होता है वो वेल्दी होता है और वो कहीं ना कहीं एक जो सिचुएशन होती है एक अपर मिडिल क्लास की या एक रिच मैन की, वो अपना डेकोरम वो मेंटेन करता है और अपने आप को थोड़ा सा वो सोफिस्टिकेटेड दिखाता है उस पार्टी में, और उसका ये प्राइड होता है जो कि एलिजाबेथ बेनेट जो होती हैं वो प्रिजुडिस हो जाती है, एक पूर्वानुमान उनको लगता है, बिना उनसे बहुत अच्छे से बात किए हुए, बिना उनसे बहुत ज्यादा मिंगल्ड हुए, वो एक प्रिजुडिस अपने माइंड में बना लेती है कि ये बहुत ही एक घमंडी इंसान होगा या बहुत ही ज्यादा अपने जो उसकी लग्जरी है उसको शो ऑफ कर रहा है। तो उनका दोनों का मुलाकात बहुत अच्छा नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, द अराइवल ऑफ कॉलिंस इन होप ऑफ मैरिंग वन ऑफ द डॉटर्स ऑफ मिस्टर बेनेट।
मिसेस बेनेट सीज द अपॉर्चुनिटी एंड प्रपोजेस द हैंड ऑफ एलिजाबेथ। मिस्टर कॉलिंस का भी वहाँ पे आगमन होता है और यहाँ पे क्या होता है, वो प्रपोज करती हैं अपनी सेकंड डॉटर का, क्योंकि पहली डॉटर तो ऑब्वियसली मिस्टर बिंगले के साथ में वो सेटल्ड हो जाती है, वो उनका एक अच्छा खासा रिलेशनशिप चलता रहता है। अब दूसरी बेटी की बात आती है एलिजाबेथ की, तो वो अपनी उसके लिए प्रपोज करती हैं कि आप मेरी दूसरी बेटी से शादी कर लीजिए कॉलिन से। बट यहाँ पे एलिजाबेथ जो होती हैं वो उस ऑफर को रिजेक्ट करती हैं और दिस इज व्हेन मिस्टर कॉलिन्स गेट मैरिड टू शैलेट दी एलिजाबेथ बेस्ट फ्रेंड। एलिजाबेथ बेनेट की जो बेस्ट फ्रेंड होती हैं शैलेट, उनसे कॉलिन्स शादी कर लेते हैं। ड्यूरिंग हर विजिट टू शैलेट एंड कॉलिन्स होम, क्योंकि एलिजाबेथ की फ्रेंड होती है शैलेट, तो इनके घर पे जब एलिजाबेथ जाती हैं तो वहां पे एलिजाबेथ क्या होता है, मिस्टर डार्सी के पास जाती है और इज शॉक्ड टू हियर हिम कन्फेस हिज लव। वहां पे डार्सी जो होता है अपने लव को कन्फेस करता है एलिजाबेथ बेनेट के लिए और वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि मुझे ये प्यार, और एक तरीके से शॉक्ड भी उसको होता है कि ये इंसान जिसके लिए मैंने एक प्रेजुडिस अपने माइंड में बना रखा था, मेकअप कर रखा था अपना माइंड कि ये इस तरीके का होगा, वो किस तरीके से मुझे ऐसे कैसे मुझे कन्फेस कर सकता है, कैसे मेरे प्यार में पड़ सकता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, बहुत सिंपल गर्ल हूँ और कहाँ ये बहुत ज्यादा रिच इंसान है। तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टली आफ्टर दैट कुछ चीजें अच्छी चलती रहती हैं नॉवेल में इनकी लाइफ में, बट वहाँ पे एक मिसहैपनिंग होती है जहाँ पे लीडिया जो यंगेस्ट डॉटर होती है बेनेट की, मिसेस बेनेट और मिस्टर बेनेट की, वो विकहम के साथ, जो कॉलिन्स विकहम की बात करी थी, जो एक तरीके से सूटर था, जो प्यार में था एलिजाबेथ के, बट उसको बिल्कुल भाव नहीं देती है एलिजाबेथ, ये यहाँ पे उसकी लीडिया जो डॉटर होती है, यंगेस्ट डॉटर, उसके साथ ये भाग जाता है और वहाँ पे शादी कर लेता है। द न्यूज अलार्म्स एलिजाबेथ, और इससे एलिजाबेथ बहुत ज्यादा दुखी होती हैं, बहुत ज्यादा एक तरीके से परेशान होती हैं, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ डिस्ग्रेस, एक अपमान का मैटर है, एक मार बात है कि मेरी बहन या मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मेरी बहन भाग के शादी कर ली है। तो यहाँ पे हु नोज दैट द अफेयर कुड लीड अ स्कैंडल एंड रूइन हर सिस्टर्स रेपुटेशन। ये इस तरीके से एक लड़की जब भाग के शादी करती है या कहीं किसी ऐसे अननोन इंसान से शादी करती है जो कि उसके पेरेंट्स की एक तरीके से आप उनके कॉन्सेंट से नहीं होता है, तो वो एक मैटर ऑफ स्कैंडल होता है जो उसकी लाइफ को बर्बाद कर सकता था। तो इस कंट्रोवर्सी में कौन आता है, डार्सी आता है। ये जब इसको बहुत पता चलता है, इसको कन्वे किया जाता है कि डार्सी को कि ऐसे-ऐसे हो चुका है, तो वो क्या करता है, विघम को परस्यूट करता है और उसको प्रपोज करता है कि आप अच्छे खासे से एक प्रॉपर मैनर में मैरिज करो लीडिया के साथ में, सबके साथ सामने, सोसाइटी के सामने एक इसको लीगल मैरिज करो। और वहाँ पे उसको डार्सी जो होता है विकहम को वो पैसे भी ऑफर करता है, क्योंकि कॉलिन्स विकहम बहुत एक लग्जूरियस लाइफ जीता है और उसको वो अपने पैसे को खूब उड़ाता है, अपने बहुत से डेब्ट भी लेके रखता है कि कर्ज भी उसको लिया रहता है, तो वो सब कुछ डार्सी जो होता है वो उसको उसका पे ऑफ कर देता है। ये सब बातें जब एलिजाबेथ को पता चलती है तो वो एग्री हो जाती है कि यस, डार्सी जैसा मैंने सोचा था वैसा इंसान नहीं है, बहुत ही अच्छा इंसान है। और वहाँ पे अपनी फीलिंग्स को वो भी अपनी बताती है कि व्हाट आई फील फॉर यू, दैट इज द एंड ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इस तरीके से इस नॉवेल का जो होता है वो एंड होता है, जहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स जो होते हैं, एक रोमांटिक लव स्टोरी है, तो यहाँ पे हीरो हीरोइन दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे से कन्फेस करते हैं और बाकी जितनी भी मिसहैपनिंग्स हुई रहती हैं, जो छोटे-मोटे मिसहैपनिंग्स जो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की लाइफ में हुआ रहता है, वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और सब लोग एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस। अगर इसके हम थीम्स की बात करते हैं तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो जैसे था कि मैरिज, वेल्थ, क्लास, सेल्फ नॉलेज एंड कॉस्ट ऑफ प्राइड आर द इम्पोर्टेंट थीम्स। आप जेन ऑस्टिन के देखोगे और वही सेम चीजें सेम सब्जेक्ट मैटर के साथ में, सेम थीम्स के साथ में जेन ऑस्टिन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस भी लिखा हुआ है। तो ये रहा हमारा आज का नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसमें हमने इसके समरी, कैरेक्टर्स, थीम्स एंड साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस नॉवेल से डिस्कस करा। आगे इसी नॉवेल से रिलेटेड हम एमसीक्यूज लेके आएंगे इसी चैनल पे, तो आप कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ में इंग्लिश जोन चैनल के साथ में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इस चैनल पे जब भी वीडियो अपलोड हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।